यकीन जानिए बच्चों, अगर आपने इस वीडियो को एक बार देख लिया तो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए गुजारिश है कि आप इसकी बिल्कुल नहीं करें। पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें ताकि आपको सारे सबक अच्छे से समझ में आ जाए और आपको एक एक सवालों के जवाब देना आसान हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी रोमानवी तहरीक। रोमानवी तहरीक यानी रोमान माने होता रोमांस, यानी ख़याली दुनिया या मोहब्बत व प्यार की दुनिया, जिसमें तख़य्युल की दुनिया होती है और जिसमें जो दास्तान और कहानी होती है वो रोमानवी होती है, रोमांस वाली होती है। तो ये एक तहरीक चली थी। आइए आज उसके बारे में पढ़ते हैं। शुरू करने से पहले बच्चों बताऊंगे कि आप एक बार पूरी सबक को अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि मैंने अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम में सारे जितने भी आपके सिलेबस हैं उस सिलेबस के हिसाब से आप सारे चैप्टर को पढ़ लें। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और अपने सिलेबस के मुताबिक सारे सबक को एक एक बार अच्छी तरह पढ़ लें ताकि आपके 99 नंबर पक्के हो जाएं। तो आइए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोमानवी तहरीक अलीगढ़ तहरीक की मकसदियत और बेनमकी के ख़िलाफ़ एक एहतजाज की शक्ल में सामने आई, क्योंकि एक अलीगढ़ तहरीक थी और अलीगढ़ तहरीक को सर सैयद अहमद ख़ान ने शुरू की थी। उन्होंने उर्दू में बहुत सारे मज़ामीन लिखे। उन्होंने एक अपना अखबार निकाला, रिसाला निकाला, जिसका नाम तहज़ीबुल अखलाक था और उसमें वो मज़मून लिखते थे और अपने दोस्तों से भी कहते थे कि उसमें मज़मून लिखे। और उस मज़मून में क्या होती थी, ज़िंदगी की बातें होती थी, ज़िंदगी को संवारने सजाने की बातें होती थी, उठने बैठने का सलीक़ा होता था। तो अलीगढ़ तहरीक तो इस मकसद के तहत हुआ था, लेकिन उसके ख़िलाफ़ क्या है, उनके ख़िलाफ़ एक एहतजाज की शक्ल में क्या हुआ, रोमानवी तहरीक सामने आई, जिसे टैगोर की मावरायत, इक़बाल की रवायत शक्नी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अनानियत पसंदी ने इस्तेहकाम अता किया। टैगोर की शायरी में अपने दौर की शायरी और इसकी कदरों और समाजी ज़िंदगी के जमूद से बगावत के वाज़ेह आसार मिलते हैं। खुद को मादियत और बेनमकी के हवाले करने के बजाय बगावत करते हैं, यही बगावत रोमानवी है। जज्बात की बगावत अक़लियत परस्ती के ख़िलाफ़ और इंसान की बगावत समाजी जकड़बंदियों के ख़िलाफ़। इक़बाल के यहाँ भी जज्बात और वजदान की अफरात और गलबा इन्हें रोमानवी मुशायरों की सनफ़ में ला खड़ा करता है। इक़बाल ने अक़ल और इश्क के लफ्ज़ों से अपने लिए एक जहां नौ तामीर किया, जिसमें जज्बा और वजदान की अहमियत बुनियादी है। इक़बाल ने जगह जगह जज्बे और वजदान की हिमायत की है। बेखतर आतिश नमरूद में कूद पड़े और पासबान अक़ल का साथ छोड़ देने की बात कही है। इसी तरह अबुल कलाम आज़ाद की अनानियत पसंदी भी दावत तक़लीद देती नज़र आती है। टैगोरियत, इक़बालियत और अबुल कलामियत से मुतासिर होकर उर्दू अदब में एक नई तहरीक का आगाज़ हुआ, जो रोमानी तहरीक कहलाया। इस तहरीक से मुतासिर होकर जो अदीब और शायर सामने आए वो सर सैयद स्कूल की तरह मकसद और इस्लाह के अलमदार नहीं थे, क्योंकि सर सैयद का जो मकसद था वो इस्लाह करने का मकसद था कि अपने समाज की, अपने कौम की इस्लाह करना है। लेकिन इन लोग का क्या है, इस्लाह का मकसद नहीं था। इनके यहाँ अदब बराए अदब का रुझान था, जो अपनी ज़ात के इजहार का नाम था। इनके नज़दीक अदब हथियार नहीं आराइश था। अदब क्या है, हथियार नहीं आराइश था, यानी उससे आराइश महफिल का काम लिया जाता था। इस सिलसिले में सबसे पहला नाम सज्जाद हैदर यल्दरिम का आता है। महजन और हुमायूं जैसे रसाइल ने भी इस तहरीक के फ़रोग़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सज्जाद हैदर यल्दरिम ने तुर्की अफसानों का उर्दू में तर्जुमा किया और कुछ तबाज़ाद अफसाने भी लिखे और इन अफसानों के ज़रिए सज्जाद हैदर यल्दरिम उर्दू में रोमानवी तहरीक के एक बाकायदा उसलूब का आगाज़ किया। सज्जाद हैदर यल्दरिम की नसर अबुल कलाम के नसर की तरह खतीबाना रंग व आहंग लिए हुए नहीं है, बल्कि इनके नसर में एक अदबी लताफत और शगुफ्तगी है। इनकी लताफत बयान इस कदर नाजुक है कि वो किसी दूसरी तरह का बार मसलन मकसदियत को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। लताफत यानी लुत्फ यानी नाजुक, शगुफ्तगी यानी खुशसलूबी, हंसी वाली बातें, खुशी वाली बातें। तो ये सब बातें थी, लेकिन इनका जो अफसाना था या जो इस तरह के बयान अल्फाज बयान करते थे वो क्या, मकसदियत को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी।
وہ ایک خوش مزاج اور زندہ دل و حسن پرست نوجوان کی طرح ہماری محفلوں میں آتے ہیں۔ ان کی رومانویت دلوں کو فرحت، تازگی اور انبساط فراہم کرتی ہے۔ ان کی دنیا میں تازگی ہے، شادابی ہے، تنوع ہے اور رنگا رنگی ہے، جس میں تازہ ہوا کی حرارت اور سورج کی جگمگاتی کرنیں اور زندگی کی حسین قوس قزح نظر آتی ہے۔ قوس قزح معنی ہوتا ہے دھنک، سترنگی دھنک، جو آسمان میں 7 رنگ کا دھنک لگتا ہے، یعنی ان کی جو لکھی ہوئی باتیں ہیں اس میں کیا ہے، سترنگی دھنک نظر آتی ہیں، قوس قزح نظر آتی ہے۔ ان کے افسانوں میں ہمیں تخیل کی فراوانی اور جذبے کی حکمرانی ملتی ہے۔ تخیل یعنی سوچ کی دنیا، خیالی دنیا، امیجن کی دنیا، جو رومانویت کی مظہر ہے۔ وہ اپنے واردات قلبی کے اظہار میں بھاری بھرکم الفاظ اور پیچیدہ تراکیب استعمال نہیں کرتے، بلکہ لطافت بیان سے اپنے افسانوں کی دلکشی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان کو فکر کا بنیادی آہنگ ماروائی ہے۔ وہ خیالی دنیا کے حسین فضاؤں میں گم نظر آتے ہیں۔ ان کی نظریں سنگلاخ زمین پر نہیں پڑتی۔ ان کی جو دنیا ہے وہ خیالی دنیا ہے، جو حسین فضاؤں میں گم رہتے ہیں، جو حسین دنیا میں گم رہتے ہیں۔ ان کی نظریں جو دنیا کی سنگلاخ زمین ہے، جو دنیا میں زندگی میں جتنے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، غم ہے، دکھ ہے، ان سب پر نہیں پڑتی ہے۔ ان کے افسانوں میں رومانویت کے حسین جواہر ہر جگہ بکھرے نظر آتے ہیں۔ مثلاً سیل زمانہ تجھ میں جو خوش نما ہرے بھرے جزیرے نظر آتے ہیں، جو پھولوں سے مالا مال ہیں، جن میں خوبصورت پرندے چہچہا رہے ہیں۔ کیا یہی لذائذ حیات ہیں؟ وہ حسین سحرکار عورتیں جو ہاتھ میں ستار لیے دل ربا گانے گا رہی ہیں اور جادو بھری نظریں ڈال ڈال کر مجھے اپنی طرف بلا رہی ہیں۔ ان کے افسانوں میں زندگی کی تخیلی لطافتیں ایک ماروائی شکل میں نظر آتی ہیں۔ حسن چاہے حسین قدرتی مناظر ہو یا عورت میں یلدرم کا دامن دل کھینچی لیتا ہے، اور پھر وہ اس حسن کو ادبی لطافت سے اپنے افسانوں میں جگہ دیتے ہیں۔ ان کے افسانے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے سر سید اور شبلی سے الگ ہو کر ایک نئے جہان کی تعمیر کی ہے، جو اپنی تخیلی دنیا میں مگن رہنے کو ہی پسند کرتا ہے۔ ہم نے سر سید کی جو تحریک پڑھا، علی گڑھ تحریک پڑھا، تو ان کے موضوع میں کیا تھا؟ ایک مقصد تھا کہ ہمیں اپنے قوم کی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے قوم کو سجانا ہے، سنوارنا ہے، اس کی زندگی کو آسان بنانا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی دنیا کیا تھی؟ تخیلی دنیا تھی۔ اپنی دنیا میں وہ مگن رہتے تھے، اپنی حسین وادی میں وہ کھوئے رہتے تھے۔ رومانوی تحریک کے اس رجحان کو سجاد حیدر یلدرم کے بعد خلیقی، حجاب، نیاز فتح پوری، مہدی افادی اور سجاد حسین نے آگے بڑھایا۔ خلیقی کے مجموعے کا پیش لفظ لکھتے ہوئے اختر شیرانی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ خلیقی کے نگارشات جمیل کا جائزہ لیجیے تو اس پر مغربی اور رومانی نگاری کا واضح اثر ملتا ہے۔ ان کے یہاں ایسے ٹکڑے بکثرت ملیں گے جو کیس، شیلے اور ٹیگور کے ترجمے معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً ہماری سچی خوشی میں بھی غم کا کچھ نہ کچھ شائبہ ضرور ہے۔ ہم سب سے عمدہ گیت وہ جانتے ہیں جس میں حسرت بھرے خیالات ہوں۔ خلیقی کے کلام میں رومانوی ادیبوں کے ساتھ ساتھ مشرقی انداز بیاں کی بھی جھلک ملتی ہے۔ انہوں نے مغربی رومانویت سے اثر ضرور قبول کیا ہے، لیکن ان کی روح سراسر مشرقی ہے۔ وہ ایک مشرقی ہی کی طرح ایک نگار خانے کو سجاتے ہیں۔ نیاز فتح پوری کے افسانوں میں بھی ہمیں ایک تخیلی دنیا اور غیر حقیقی زندگی کی تصاویر نظر آتی ہے۔ شاعر کا انجام ہو یا شہاب کی سرگزشت، ہر جگہ ٹیگوریت کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ مشکل پسندی، مغرب اور مفرس انداز بیان، وقت پسندی، ماورائیت کی گہری چھاپ، حسن و بیان کے اظہار میں فلسفیانہ طرز اظہار ان کے افسانوں کے خصوصیات ہیں۔ ان کے افسانوں کی خصوصیات میں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مدت تک نیاز فتح پوری نے اردو افسانہ نگاری کو متاثر کیا ہے۔ ان کے افسانوں میں واقعات کم ہیں اور ماورائیت زیادہ ہے۔ افسانوں میں روانی بھی کم ہے اور وہ بیان کی لطافت میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ کہانی ہی کو بھول جاتی ہیں۔ یعنی وہ بیان جو کرتے ہیں تو ایک طرح سے باغ باغیچے کا بیان کر رہے ہیں، تو پھول، اس کی خوبصورتی، تتلیوں کی گھومنے کو، اڑنے کو،
इतना बताते रहते कि वो अपनी कहानी भूल जाते हैं। इनके अफसानों में सीधी सादी वसल व फिराक की दास्तानें हैं, जिसमें बीच बीच में फ़लसफ़ियाना मुबाहिस समो दिए गए हैं। किरदार निगारी में एक तरह की मारवाई यकसानियत नज़र आती है। इनके किरदार ज़िंदगी से करीब ना होकर एक अजनबी दुनिया के किरदार नज़र आते हैं। किरदारों की अपनी कोई ज़बान नहीं, बल्कि हर किरदार की आवाज़ में वो खुद भी बोलते नज़र आते हैं। मुकालमों में फितरी बोलचाल का अंदाज नहीं मिलता, हाँ एक अदबी शान ज़रूर नज़र आती है। मजनू गोरखपुरी बुनियादी तौर पर तो तनकीद निगार हैं, लेकिन नियाज़ फतेहपुरी के ज़ेर असर उन्होंने अफसाना निगारी भी शुरू की। शहाब की सरगजिश्त से मुतासिर होकर उन्होंने जैदी का हश्र नाम का अफसाना लिखा और यूं अफसाना निगारों के सफ में शामिल हो गए। मजनू गोरखपुरी के यहाँ रुमानियत की एक संभली हुई कैफियत नज़र आती है। वो हवाओं में अपनी दुनिया तामीर नहीं करते, बल्कि अपने इर्द गिर्द की ही दुनिया से जुड़े हुए नज़र आते हैं। उन्होंने एक सच्चे रोमानवी की तरह फ़नूनियत को भी बड़ी शद्दोमद से कबूल किया है। इनके नज़दीक ज़िंदगी एक मुसलसल दर्द कर्ब से अबारत है। अब वो जब मजनू गोरखपुरी जो है वो जो अपनी दुनिया में जो अफसाने लिखते हैं वो दुनिया से ही जुड़े रहते हैं और दुनिया के आसपास के जो किरदार होते हैं वो इससे ही अपनी कहानी बनाते हैं। दूसरे रोमानवी अफसानों की तरह इनके किरदार भी एक अजनबी दुनिया में सांस लेते हैं। इनके किरदार अमल से दूर बेअमली की दुनिया में जीते हैं और जब इनकी ये बेअमली इन्हें नाकामियों से हमकिनार करती है तो वो खुद को भी तबाह करने से गुरेज नहीं करते। इनके अफसानों में मोहब्बत नाकामी का दूसरा नाम है, जिसकी सज़ा आशिक अपने आप को अपनी ज़ात को तबाह करने के सिवा कुछ भी नहीं है। अब इनकी जो कहानी है वो क्या है, इनके जो किरदार है वो दूसरी दुनिया के किरदार नज़र आते हैं। जैसे हमने मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ी है तो उनके जो किरदार होते हैं वो ऐसा लगता है कि हमारे आसपास के किरदार हैं और हम में से ही कोई किरदार है, वो इतने सच्चे किरदार होते हैं। लेकिन इन लोगों के किरदार क्या होते हैं, लगता है कि दूसरी दुनिया के किरदार हैं। और ये इस तरह के अफसाने लिखते हैं जो क्या होता है कि वो बेअमली का शिकार होते हैं और अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देते हैं और आशिक में जब नाकाम होते हैं तो वो अपनी ज़ात को ही तबाह कर लेते हैं। मजनू गोरखपुरी का अंदाज नियाज़ फतेहपुरी और खलीकी के मुकाबले में ज़्यादा सवारा हुआ लगता है। उन्होंने कदर संभल कर रोमानियत की वादी में कदम रखा। इनके अफसाने में दुश्वार शायराना नसर के बजाय रवा दवा असलूब मिलता है। वह अफसानों को बयानिया अंदाज में पेश करते हैं, लेकिन मौका बे मौका इशार का इस्तेमाल इनके रोमानवी तर्ज निगारिश की खसूसियत है। उनके किरदार इशार में भी गुफ्तगू करते नज़र आते हैं। इनके अफसानों में एक तरह की जज्बाती सुपुर्दगी का एहसास मिलता है, जिसने उर्दू अफसाना निगारी को बड़ी हद तक मुतासिर किया है। इम्तियाज़ अली हिजाब अनारकली और चचा छक्कन जैसे अदब पारों के साथ उर्दू अदब में वारिद हुए। उनके अफसाने में शगुफ्तगी और दिलकशी है। इनकी शेरियत में आरास्तगी और मावरायत तो है, लेकिन वो फ़लसफ़ा से बोझल होने के बजाय जज्बा की फरवानी से पुर हैं। इनके यहाँ छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो खूबसूरत और हसीन पस मंज़र में पेश किए गए हैं। इनकी दुनिया में महकते फूल, नीला आसमान, समुंदर पर चलते हुए जहाज़ों के हसीन बादबा नज़र आते हैं। इनके अफसानों में वाहिद मुतकल्लिम का सेगा इस्तेमाल किया गया है। वाहिद मुतकल्लिम वो ज़मीर जो खुद से बात किया जाता है, जो अपने आप से मुखातिब होकर बात करता है। इनके किरदार मानूस से लगते हैं। हिजाब ने मशरक़ी पस मंज़र में मगरबी अंदाज़ो आदाब पेश किए हैं। इनके अफसाने में कुदरती मनाजिर का हसीन बयान नज़र आता है। वो अपने हर अफसाने में कुदरती हुस्न का जिक्र बड़े मज़े ले लेकर करते हैं। इनके अफसानों में एक रोमानवी अफसाना निगार के तमाम औसाफ मौजूद हैं। मेहदी अफादी रोमानवी अदीबों की तलाश हुस्न की तकमील मेहदी अफादी और सज्जाद हुसैन के हाथों से हुई। मेहदी अफादी ने बहुत से मज़ामी लिखे हैं जिनमें खासा तनु और रंगारंगी है। मेहदी अफादी ने मनाजिर फितरत के हुस्न के बजाय हुस्न को मादी और ख्याली फिकरों में तलाश किया। उन्होंने जमालियात के जज्बे और एहसास हुस्न से पूरी तरह लुत्फ अंदोज़ी हासिल की है। मेहदी अफादी ने हुस्न को पीकर तराशे हैं
اور جو خوبصورت تصویریں پیش کی ہیں وہ وزادار ادیبوں کے لیے باعث اعتراض بھی ہو سکتا ہے اور ان پر فحاشی کا الزام بھی لگایا جا سکتا ہے۔ عورت کے حسن کو وہ جلوہ گری کا ذریعہ تصور کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک عورت محبت کی چیز ہے اور دنیا میں اسی لیے آئی ہے۔ عورت کے بارے میں انہوں نے جگہ جگہ لب کشائی کی ہے اور ہر جگہ ایک ہی بات پر زور دیا ہے، عورت کتنی ہی پاکیزہ ہو اس خیال سے خالی نہیں ہوتی کہ کوئی اس کا فرا دائی کا شیدائی ہو۔ مہدی افادی الفاظ کی تہداری سے بخوبی واقف ہیں اور ان سے خاطر خواہ کام بھی لیتے ہیں۔ ان کے الفاظ جمالیات کے حسین کڑے ہیں، خیال کی پرواز ہیں۔ ان کے اس پرواز میں جذباتیت زیادہ ہے، فکری عنصر بہت کم۔ وہ خوش مذاق پہلے ہیں اور کچھ بعد کو۔ بقول ڈاکٹر محمد حسن، مہدی کے مذاق میں مغرب کی ساقی رومانیت، یونانی مجسموں کا کفر، حسین پیگانزم اور مشرقی محبت اور اس کی رواداری اور روحانی روایات سے لگاؤ پایا جاتا ہے۔ پیگانزم کہتے ہیں بت پرستی کو، تو یونانی مجسمے کا کفر اور حسین پیگانزم یعنی بت پرستی کی جو باتیں ہیں ان کے افسانے میں پایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ احساس حسن اور کیف نظر کے قائل ہیں اور یہی نقطہ نظر ان کے تمام تخلیقات پر چھایا ہوا بھی ہے۔ سجاد حسین، وسعت علم، احساس شعریت اور حکیمانہ نزاکت خیال کا حسین امتزاج ہمیں سجاد حسین کے یہاں نظر آتا ہے۔ ان کے مضامین ادب لطیف کے بہترین نمونے کہے جا سکتے ہیں۔ آل احمد سرور نے ان کی رانائی خیال آتش سیال اور ارتعاش والی نہیں، حقائق کو الٹنے پلٹنے اور ان کی رنگینی سے لطف اٹھانے سے پیدا ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے یہاں بھی دوسری رومانوی ادیبوں کی طرح لطافت کے موہوم تصور کی پرستش اور حسن کی تلاش ملتی ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ اس کے لیے وہ پرجوش دلائل استعمال کرتے ہیں۔ ان کا یہ استدلالی انداز بیان قاری کو کچھ اور سوچنے ہی نہیں دیتا، اگرچہ ان کے دلیلوں میں گہرائی نہیں ہوتی بلکہ سجاد کو صرف ان کی رنگینی ہی سے وابستہ رہتا ہے۔ مثلاً عصمت و عفت کا اگر کوئی صحیح مفہوم ہے تو یہی کہ عورت ہمیشہ اپنی نسوانیت اور اپنے شباب کی نرنگیوں کو ملحوظ رکھے۔ جو عورت اپنے جسم میں کوئی کرشمہ نہیں رکھتی اس کی روح بھی حسن سے بیگانہ رہے گی۔ سجاد انصاری انانیت کے پرستار ہیں، وہ والہانہ سرمستی اور خرد کے داخلی گداز سے رہبری حاصل کرتے ہیں۔ وہ صحیح معنوں میں رومانیت کے گداز اور جذباتی ولولے کے پکر ہیں۔ رومانیت اور شبابیات کو وہ ہم پلہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے یہاں رومانیت سجی صبری، شاداب اور رانائی سے پر نظر آتی ہے۔ قاضی عبدالغفار نے لیلا کے خطوط سے رومانوی تحریک کو ایک نئے حسن سے آشنا کیا۔ ان کے خطوط کو نہ ہم ناول قرار دے سکتے ہیں نہ افسانہ، اگرچہ اس میں کردار ہیں میں ضرور، لیکن وہ محض اشارے ہیں، غیر واضح اشارے جن کی مدد سے انہوں نے اپنے پرجوش خطابت کا اظہار کیا ہے۔ لیلا کے خطوط میں لیلا کہیں نظر نہیں آتی بلکہ خود قاضی عبدالغفار اپنی خطابت کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ وہ ایک طوائف نہیں، ایک بلند آہنگ خطیب کے انداز میں دنیا پر قہقہے لگاتی ہے۔ لیلا کے خطوط دراصل رنگین تقاریر کا مجموعہ ہے جو تلخ اور طنز سے بھری ہوئی ہیں۔ ان میں زندگی پر سخت نکتہ چینی ملتی ہے۔ ان کے خطوط میں قاضی عبدالغفار کی رومانوی شخصیت پوری طرح جھلکتی ہے۔ لیلا کے خطوط کو ایک اعتبار سے ضرور ناول قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں ایک کردار کی ذہنی کشاکش کو پیش کیا گیا ہے۔ وہ ابتدا میں عشق کو ایک غزل تصور کرتی ہے جس کا محور گھر کی چہار دیواری اور خلوت خانہ ہے۔ دوسری منزل میں اس کی عورت بیدار ہو جاتی ہے، اسے زندگی کی صحت مند خواہشات کی تکمیل کی آرزو مند اور ذمہ داری اور سماجی زندگی سے فراریت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تیسرے حصے میں وہ خود انسانوں کے درمیان گھرا پاتی ہے۔ اس میں کسی ہمدم اور ہم نشین کو پہلی بار پا لینے کی تمنا بیدار ہوتی ہے۔ جنسی زندگی کی بے راہ روی اب ایک صحت مند رخ اختیار کر لیتی ہے۔ لیلا کے خطوط میں جذبات کی فراوانی اور حفاظت کا
जोश है और इस एतबार से इसे मुकम्मल रोमानवी तख्लीक है। इस तरह लैला के खतूत और मजनू की डायरी से काजी अब्दुल गफ्फार ने रोमानवी तहरीक में तवाज़ुन और तफक्कुर को आमेजिश करके इसे और तवानाई अता की है। अख्तर शिरानी शायरी में रुमानियत का ये नगमा अख्तर शिरानी ने हुस्न की लय पर बड़े मौसर अंदाज में गाया है। वादी गंगा में एक रात हो या चरवाहे की हंसी, सलमा हो या रेहाना, इन्हें हर जगह कायनात में हुस्न ही हुस्न बिखरा हुआ नजर आता है। शायद इसलिए रशीद सिद्दीकी इनके बारे में कहा कि अख्तर या रुमानी शायर हैं या कुछ नहीं। अख्तर शिरानी की तमाम शायरी में हुस्न की एक बेबाक तलाश मिलती है। वो हुस्न फितरत या हुस्न औरत में एक मारवाई तलाश करते हैं। उनकी इस जमालियाती मंजिल का नाम सलमा है या रिहाना। वो इन्हें कभी भेड़ें चराती नजर आती हैं तो कभी अटखेलियाँ करती नजर आती हैं। इनकी शायरी में एक तरफ औरत के हुस्न के जमजमे हैं तो दूसरी तरफ कायनात का हसीन मनाजिर, दिलकश मुसव्वरी। इस आलम रंग बू को तमाम तर दिलकश और हुस्न को उन्होंने अपनी नज़मों में समेटने की कोशिश की है। इनके नज़दीक औरत का हुस्न और इसकी मोहब्बत ही खुलासा कायनात है। अख्तर शिरानी को ये दुनिया पसंद नहीं, हाँ इसका हुस्न और दिलकश ज़रूर पसंद है। इसके अलावा वो अपनी एक नई दुनिया बनाती हैं, ऐसी दुनिया जिसमें बहारों के हसीन नज़ारे हैं, जिसमें पाकिज़गी और तहारत है, जिसमें खुलूस और हरारत है और जिसमें जज्बात की फरावानी है। इसलिए वो इश्क को किसी दूसरी ही दुनिया में चलने की बात करते हैं और कहते हैं ऐ इश्क कहीं ले चल। यूं तो वो इनकलाब की भी बात करते हैं, लेकिन इनके इनकलाब में घन गरज कम और आरजूमंद की फरावानी ज़्यादा नज़र आती है। अख्तर शिरानी का अंदाज़ बयां बड़ा अहम है। उन्होंने हैयत में एक मुख्तलिफ राह इख्तियार की और उर्दू शायरी को एक नया फॉर्म दिया। और यूं उर्दू शेरा में अख्तर शिरानी ही तन्हा एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर हुस्न इश्क की बातें की, प्यार के नगमे सुनाए और सलमा के साथ इश्क की हसीन वादियों में खोए रहे। जोशमली आबादी के यहाँ भी रुमानियत के लिए की लय खासी तेज़ नज़र आती है। एक तरफ वो इनकलाब के नारे लगाते हैं तो दूसरी तरफ शबाब के नगमे भी गुनगुनाते हैं। हर सच्चे फनकार की तरह जोश भी फ़र्द की अज़मत के कायल हैं। जोश की रुमानियत इनकी इश्किया और इनकलाबी दोनों में अपने जलवे दिखाती हैं। इश्क इनके नज़दीक ऐसा मावराई तमस है जो सिर्फ इश्क ही को इंसान नहीं बना देता बल्कि महबूब को भी मादी आलूदगी से बुलंद कर देता है। जोश ने हुस्न की जितनी मुकम्मल तस्वीर पेश की हैं वो किसी दूसरी शायर ने पेश नहीं की हैं। जोश की तमाम तर शायरी शवायात की शायरी है। इनके ये शवायात जामन वालियाँ, तालन, मेहतरानी, कोहिस्तान, दक्कन की औरत और जंगल की साबजादी हर जगह नज़र आती है। हफीज़ जालंधरी, शाहनामा इस्लाम हो या उनकी हल्की फुल्की नज़में या गीत, वो हर जगह एक रोमानवी शायर ही नज़र आते हैं। इनकी शायरी पर मगरिब के रोमानवी असरात और टैगोरियत का आसार नुमाया नज़र आता है। बकौल डॉक्टर मोहम्मद हसन, इन पर मगरिब के रोमानवी असरात और टैगोर की सादगी दोनों का असर बहुत नुमाया है। इनके नज़मों में बरसात के नगमे हैं, फुर्सत की तलाश है, इश्क हुस्न की मासूम जस्तजू है, जवानी के गीत हैं और सबसे अहम बात यह है कि भरपूर तरन्नुम के एक नई तरतीब की दरियाफ्त की कोशिश है। दरहकीकत इनकी शायरी रुमानियत और सतही जज्बायत का इम्तिजाज है और इसमें एक तरह की यकसानियत भी पाई जाती है, यानी एक जैसा होता है। रुमानियत का ये असर जोश, अख्तर शिरानी, हफीज़ ही पर ख़त्म नहीं हो जाता बल्कि इसके असरात हमें सागर निज़ामी, रोश सिद्दीकी, अहसन दानिश और अख्तर अंसारी के यहाँ भी किसी हद तक नज़र आ ही जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है ये नोट्स आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। ये काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है और ये नोट्स जल्दी मिलते नहीं हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको आगे ये नोट्स बहुत काम आएंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें
اور اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔